नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत, अभिनंदन। कल हमने प्राकृत संख्या के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया गया था। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड में आया हुआ है। मैथ्स ओलंपियाड में शायद 2022 का ही प्रश्न है ये, शायद, क्या मैं श्योर हूँ। मैथ्स ओलंपियाड 2022 का प्रश्न है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि अब इस प्रकार के प्रश्न बनने के चांसेस रीट में भी ज़्यादा है, क्योंकि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का एक हिस्सा है, इसलिए अपन को इस पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि m कोई अज्ञात संख्या है, m की जगह x आ सकता है, y आ सकता है, n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। m मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा नाम है मोहित। तो यदि एक संख्या m है जो भी अज्ञात है और अपन को कंडीशन दे रखी है कि वो 92 से बड़ा है, मतलब m का जो मान है वो 92 से बड़ा है तथा 98 के पूर्ववर्ती से छोटा है। देखो जरा ध्यान से, अपन इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका परीक्षा में मैं बताता हूं। आपने यहां पर देखा यदि m मतलब अपन को ज्ञात करना है, m का मान अपन को ज्ञात करना है, ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद लिखा है कि जो m संख्या है वो 92 से बड़ी है, मतलब m का मान 92 से बड़ा। अब 92 से बड़ा अपन को पता है 93, 94, 95, 96, 97 और ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, 98 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमको पता नहीं है कि इसको खत्म कहाँ पे करना है, लेकिन उसके आगे ही जिससे में बड़ा तो लिखा है तथा, मतलब एक और शर्त दे रखी है। वो शर्त क्या है कि 98 मतलब 98 के पूर्ववर्ती। तो 98 का पूर्ववर्ती, कल मैंने बताया था पूर्ववर्ती का मतलब है कि संख्या के ठीक पहले वाली संख्या। तो 98 के ठीक पहले वाली संख्या कौन सी? 97। तथा 97 से छोटा है, मतलब 97 से छोटा। अब देखो कहने का मतलब 93 से तो बड़ा और 97 से छोटा, मतलब वो m के मान कौन कौन से हो सकते हैं? 94, 95, 96 ये हो सकते हैं। तो उसने क्या कहा है, निम्न में से m का मान संभव नहीं है, मतलब हमको m का कौन सा मान नहीं हो सकता है वो बताना है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं एक बार 94 कर देता हूं। देखिए जरा ध्यान से, अपना पहला ऑप्शन जो है वो है 96। तो 96 m का मान, ये तो संभव है, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 94, ये भी अपना m का मान है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। 96 ये भी अपना एक m का मान है, ये भी संभव नहीं है। तो संभव कौन सा नहीं है? 97। 97 से छोटा लेना था, तो हमको क्या पूछा था कि m का मान संभव नहीं है, तो वो कौन सा है? आंसर 97, क्योंकि हमें जो m का मान है वो तो 97 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि m का मान संभव नहीं है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना कि हमें m का मान नहीं बताना, जो m नहीं है वो बताना है। तो m कौन सा नहीं है? 97, इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा? 97। ऐसा क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड 2022 में आ चुका है, तो इस बार रीट के अंदर आने या और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे जिसमें संख्याओं नाम का चैप्टर होगा, उसमें आने की संभावना है। एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। अब कल हमने प्राकृत संख्या के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्राकृत संख्या कल मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। प्राकृत संख्या के अंदर मैंने आपको संवर्त नियम के बारे में बताया था कि संवर्त नियम की पालना किस संक्रिया के लिए होती है और किस संक्रिया के लिए नहीं होती है। आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया होगा। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरी प्रकार की संख्या है, जिसको अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, और इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल W से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। पूर्ण संख्या, होल नंबर। हमको पता है कि हमने प्राकृत संख्या कल पढ़ी थी, तो वो कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। तो पूर्ण संख्या जो है उसमें अगर हम देखें कि प्राकृत संख्या जो कल थी उसके साथ हमने किसको ऐड कर दिया? 0। मतलब एक और संख्या कौन सी आ गई इसके अंदर? 0। एक और अंक कह दे या एक अंक की संख्या कह दे 0। तो 0 के साथ अगर प्राकृत संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और ये अब कहां तक? अनंत तक जाने वाली संख्या, इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के अलावा इसके अंदर अगर कोई नया अंक शामिल हुआ है या नई संख्या सम्मिलित हुई है तो वो कौन सी है? 0। तो पूर्ण संख्या
कि अगर कोई परिभाषा आपसे पूछना चाहे तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि प्राकृत संख्या के साथ 0 को ऐड कर दे, या फिर ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसको अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये 0 बहुत ही खतरनाक चीज है, ये 0 बहुत ही खतरनाक चीज है और परीक्षा में ना जाने कितनी बार इससे प्रश्न पूछा गया होगा। और उसके लिए आपको एक शब्द समझना होगा जिसको कहते हैं तत्समक। क्या कहते हैं, तत्समक। ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नाम जितना इसका खतरनाक है इसका अर्थ इतना ही ज्यादा आपको चौंकाने वाला होगा। तत्समक का अर्थ होता है, तत्समक का जो अर्थ होता है वो है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जरा ध्यान से देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये तत्समक। 0 को अपन योज्य तत्समक कहते हैं और ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अंक या कौन सी संख्या योज्य तत्समक है, तो उसका उत्तर क्या जाएगा, 0। योज्य तत्समक मतलब किसी भी संख्या के साथ अगर मैं 0 को जोड़ूं तो इस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तत्समक का मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो संख्या में अगर मैंने 0 को जोड़ दिया तो वापस हमको संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको बात करूं कि कोई संख्या 7 है, उसमें मैंने 0 को जोड़ा तो उत्तर में वापस अपन को क्या मिलेगा, 7। मतलब इस 0 को इसके साथ जोड़ने पर इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो योज्य तत्समक हमेशा अपन को याद रखना है 0। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है रीट में एक बार कि निम्न में से योज्य तत्समक है 0, अनंत, -1, 1, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो अपना आंसर क्या जाएगा, योज्य तत्समक। चलो साथ के साथ आपको एक और चीज बता देता हूं जिसको अपन कहते हैं गुणक या गुणज तत्समक। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि तत्समक का मतलब होता है कि उसके साथ किसी संख्या की संक्रिया करवाई जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अब मुझे आप बताओ कि गुणक तत्समक क्या होगा। मतलब संख्या में कौन सी संख्या का या किसका गुणा करवाऊं मैं यहां पर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर में वापस क्या आ जाएगी, संख्या। तो वो है 1। क्या है वो, 1। इसलिए गुणक तत्समक क्या कहलाता है, 1। और योज्य तत्समक क्या कहलाता है, 0। ये अपन को ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न पूछने के चांसेस 100% प्रश्न आने की संभावना है। 100% प्रश्न आने की संभावना। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब परीक्षा में इस तत्समक शब्द को पढ़ते हैं तो अपने तोते उड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूं यहाँ पर कि योज्य तत्समक क्या होता है, 0। गुणक तत्समक क्या होता है, 1। जैसे इसका भी अगर अपन उदाहरण देना चाहे, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने 5 ले ली। अब इस 5 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो वापस संख्या अपनी 5 ही आएगी। आप 1 के साथ किसी का भी गुणा करो, उत्तर में हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 1 जो है वो हमारा क्या कहलाता है, गुणज तत्समक या गुणक तत्समक। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। अब 0 की बात आते ही तुरंत मैंने 0 की केस स्टडी आपके सामने खुली रख दी कि 0 का मतलब क्या होता है, योज्य तत्समक है। अगर किसी संख्या में मैं 0 को ऐड कर देता हूं तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है और 1 को गुणक तत्समक कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इस बात को गांठ बांध लेना, 100% प्रश्न आने की संभावना है। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था पूर्ववर्ती और परवर्ती, वहां से भी प्रश्न आने की संभावना है। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का मिला जुला प्रश्न अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रश्न है निम्न में से सही कथन चुनिए। यह अपना प्रश्न है जिसमें पहला कथन है कि प्राकृत संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। दूसरा है पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। तीसरा कथन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, योज्य तत्समक 0 होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। और ये चौथा ऑप्शन हमेशा खतरनाक होता है, ज़्यादातर बच्चों के ये मन में पहले से ही फिक्स होता है कि अगर उपयुक्त सभी आया तो वो करेंगे, नहीं इनमें से कोई नहीं आया तो वो करेंगे। याद रखना पिछली बार रीट में नेगेटिव मार्किंग हुई थी मेंस में, अगर अभी भी हो गई तो फिर तोते उड़ जाएंगे। इसलिए विशेष बात ये ध्यान रखना, जब नन ऑफ दीज ऑप्शन में रहे या ऑल यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन में रहे तो उस क्वेश्चन को बड़े पेशेंस के साथ करना है, आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं करना है। अपन को प्रश्न पूछा है निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए, मतलब कि अपन को जो बात सही है उस पर टिक लगानी है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को सही पढ़ना कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। ठीक है, अब पहली बात लिखिए, प्राकृत संख्या 0 से प्रारंभ होती है। क्या बात सही है? नहीं है। कल बताया था मैंने कि प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। फिर दूसरी बात लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। कौन सी होती है? 0। मतलब ये कथन भी सत्य नहीं है, ये कथन भी सत्य नहीं है। ठीक है, अब योज्य तत्समक 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, योज्य तत्समक क्या होता है? 0। मतलब अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? तीसरा। और अगर आप तीसरा करके आते हो तो सही है, और जल्दबाजी में इनमें से कोई नहीं किया होता तो आप क्या हो जाते? गलत। इस प्रश्न का नुकसान, साथ में जो सही प्रश्न है उसके 1/3 का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये पूर्ण संख्या समझ में आ गई होगी। मैं हट जाता हूं, आप उतार लेना। अब कल की क्लास को देखकर बहुत सारे साथियों को लगा होगा कि अभी तक तो अपन प्लस में ही चल रहे हैं, अभी तक माइनस में आए ही नहीं है। अरे आराम से आएंगे, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। जब तक अपन प्लस में रहे तब तक बात अच्छी है, माइनस में आ गए तो अपन परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। लेकिन माइनस को पढ़ना जरूरी है। हमने पहली संख्या के रूप में अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, जिसको अपन नेचुरल नंबर कहते हैं और n से डिनोट करते हैं। दूसरी संख्या आज अपन ने पढ़ी पूर्ण संख्या, जिसको अपन होल नंबर कहते हैं। अब जो अपने पास तीसरे प्रकार की संख्या है उसको अपन कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसको कहता है इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। लेकिन इसको डिनोट करने के तरीके 2 तरीके से होते हैं, या तो कैपिटल I लिखते हैं या फिर इसको Z लिखते हैं। ठीक है, ये 10वीं के लेवल की बात बता रहा हूं। वैसे 11th 12th में Z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, वहां तक अपन को नहीं पहुंचना है। लेकिन ये नोटेशन इसलिए, कभी क्या पता कि इस बार पेपर में थोड़ा चेंज करने के लिए वो WNIR ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे और हमको पता नहीं चले, इसलिए मैं कोई भी बात छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो अब अगली अपन जो संख्या पढ़ रहे हैं वो कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को पढ़ने के लिए मैं एक शब्द की बात करूंगा यहाँ पे, जिसको अपन कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। बहुत काम की चीज है ये संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब एक प्रकार की रेखा होती है जिसका बीच का सेंटर निकाल के अपन ने क्या रख दिया? 0। अब 0 के इस तरफ और 0 के इस तरफ, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड पे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 0 से जब राइट हैंड साइड पे अपन जाते हैं तो वो धनात्मक संख्याएं आती है, 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। और 0 के इस तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4, और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। बात करें 0 से इस तरफ तो कौन सी संख्याएं होंगी? धनात्मक। 0 के इस तरफ कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक। और 0 की बात करें तो उसको अपन कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ये ऋणात्मक होता है। सब इस संख्या रेखा से एक बार प्रश्न रीड 2015 में आ चुका है। कैसा आया है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन अभी आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन को करने में मजा आए और आपको लगेगा कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कल मैंने आपको 2 चिन्हों का नॉलेज दिया था, एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। पहली क्लास जब कल मैंने शुरू की थी तो मेरा बेसिक चैप्टर था वो यही था कि चिन्हों का ज्ञान, और उसमें मैंने आपको बड़ा और छोटा इसका ज्ञान दिया था। तो ऐसा ही रीट में एक क्वेश्चन आया था। अब आपको पता होगा धनात्मक संख्याओं के बारे में कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो हमको पता है 4 बड़ा है। फिर 4 से आगे 5 आएगा तो 5 बड़ा है किससे? 4 से। मतलब अगर जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये बढ़ता क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम। मतलब जो आने वाली संख्या है वो पीछे वाली से कैसी है? बड़ी। लेकिन जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यहां पर होती है, जैसे जैसे हम यहां जाते हैं तो ये कैसा क्रम है? घटता क्रम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 100% गलती होने के चांस, गलती होने के चांस। भैया ये सब बातें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके नोटेशन में रहे, इस पे डबल स्टार मार देना
कि मुझसे गलती कहां होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो जब हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो जो क्रम बनता है वो घटता क्रम बनता है, यानी कि -1 बड़ा है या -2। तो जनरली हम जिसको अधूरा ज्ञान होता है या जिसको ज्ञान नहीं होता है या जिसको इस चैप्टर का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो हमेशा यही बोलेगा कि भाई -2 बड़ा है -1 से। लेकिन नहीं, घटता क्रम मतलब -1 बड़ा, फिर -2 उससे छोटा, फिर -3 उससे छोटा, फिर -4 उससे छोटा। मतलब जैसे जैसे हम यहां पर जा रहे हैं वैसे वैसे जो मान है वो कैसा होता जाएगा, घटता हुआ जाएगा। तो जो रीट 2015 में एक प्रश्न आया था, रीट 2015 में, और उसमें अपन को पूछा था कि निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 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 ठीक है, देखना आप ध्यान से क्या क्या थे ऑप्शन। में थोड़ा मेरे मर्जी से बनाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके रीट 2015 में अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर में तो मिल जाएगा। जिसमें पहला लिखा था कि -16 बड़ा है 0 से। दूसरा ऑप्शन लिखा था -16 बड़ा है -20 से। तीसरा ऑप्शन आपको मिला था 6 बड़ा है -4 से -15 से। और चौथा ऑप्शन लिखा था नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा कथन चुनना है, सही कथन का चुनाव। मतलब कौन सी बात सही लिखी है उस पर टिक करना है और OMR शीट के गोले को भरना है। सब इंपॉर्टेंट बात फिर बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना इस बात को। परीक्षा अच्छे से देते हैं बच्चे, सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व भी करते हैं, लेकिन मुद्दा रहता है OMR को भरने का। प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। OMR शीट कैसी आती है, जो बच्चे नए हैं, हालांकि आजकल छोटे छोटे पेपरों में भी OMR कर दिया है, नवोदय के एग्जाम में OMR शीट आ जाती है। तो फिर भी अपन को वहां पर ज्यादा जो घबराहट होती है स्टार्ट के टाइम में रोल नंबर फिल करने में, तो उसकी प्रैक्टिस एक बार आपको घर पे करके जानी चाहिए। OMR मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि पूरे पेपर का किराया धराया है, उसी पे अपन को करना है और वही बात वो लेकर जाते हैं, पेपर तो अपन घर लेकर आ जाते हैं। अब प्रश्न था निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। -16 बड़ा है 0 से, बताइए सही बात है? नहीं, -16 यहां जा रहा है, ये तो छोटा है, तो ये बात सही नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है -16 बड़ा है -20 से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ -16 आएगा और -20 इसके बाद आएगा, फिर यहाँ तक जा रहा है। तो -16 पहले आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, इससे आगे और सब क्या होंगे, छोटे। तो ये बात सही बात लिखी है कि -16 बड़ा है -20 से। वैसे अपना क्वेश्चन यही समाप्त हो गया, लेकिन आगे की बात चेक कर लो। 6 बड़ा है -15, बिल्कुल धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है, मतलब कि ये बात तो सही है, नन की बात ही नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया। तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपको रीट 2015 में, जहां तक मुझे ध्यान है ऑप्शन तो यही था, बाकी ऑप्शन बदल गया, लेकिन सही वाला ऑप्शन यही था। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन अब हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संख्या रेखा को फिर से ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या मतलब ये कहां से, माइनस अनंत से लगाकर अनंत तक, माइनस अनंत से लगाकर अनंत तक, मतलब धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। 6 बड़ा है -15 से, सही बात है, ये बात सही है, लेकिन अपन ने प्रश्न पूछा था, अच्छा 6 बड़ा है -15 से, ये बात भी सही है, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही हो गया, इसका चिन्ह बदल देते हैं अपन, 6 छोटा है -15 से, ठीक है। बाकी अपना मेन जो ऑप्शन था वो परीक्षा के हिसाब से जो मुझे याद था वो यही है, अपन को सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लेस देन का निशान है, ठीक है, होता है। अब वापस आ जाते हैं, पूर्णांक संख्या अपन ने पढ़ ली। सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी, कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। उसके बाद पूर्ण संख्या, यहाँ पर 0 ऐड हो गया, 0 का फिर से याद दिला देता हूँ, योज्य तत्समक। उसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर कहते हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है। इसको अपन संख्या रेखा से प्रदर्शित करके सीखने में आसानी होती है। 0 के इस तरफ राइट हैंड साइड पे जो क्रम होता है वो बढ़ता क्रम होता है, और 0 के इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो घटता क्रम होता है। यह विशेष बात ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस यही होते हैं। उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देकर एक बार उस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना। पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं तो आगामी वर्षों में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना पूर्णांक संख्या हो गया है, एक बार उतार लेना इसको। तो अपन ने पूर्णांक संख्या के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया है।
आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। फिंगर टिप्स पे सारी बातें याद हो जानी चाहिए अपन को। जैसे ही अपन को सारी बातें याद हो जाएंगी और उसको फिर अपन अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वेश्चन पे उसको कैसे अप्लाई करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पूरी थ्योरी आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। जब अपन क्वेश्चन करने बैठते हैं और पीछे पत्ते पलटाएंगे, कर यार उसमें क्या लिखा था यूँ, मज़ा नहीं आएगा और फिर वही बातें एग्जाम में भी आपके सामने आएंगी। इसलिए थ्योरी को पूरा फिंगर टिप्स पे रखना है। सारी थ्योरी अपन को मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए उस चैप्टर की। सारे चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं फिर बताता हूँ। 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने अपन को, बहुत दूर की बात है। लेकिन जितना पढ़ा उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जो चैप्टर पढ़ के गए, आपने उस चैप्टर के लिए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बिगाड़े, उस चैप्टर को रटने में समझने में आपने 10 दिन और बिगाड़े, 20 दिन आपने उस चैप्टर के पीछे बिगाड़े और वहां जाके आप उस चैप्टर का क्वेश्चन गलत करके आए तो सारी मेहनत खराब। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे अभी, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके साथ एक और होता है जिसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या। वैसे इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है, अपरिमेय संख्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होती है जिसको कहते हैं दशमलव प्रसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये दशमलव प्रसार। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो यहां से जो प्रश्न आपके सामने आएगा वो कभी गलत होगा नहीं। दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है? पहले तो दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव का मतलब पॉइंट, दशमलव का मतलब पॉइंट। अपने इंग्लिश ज्यादा यूज करने लग गए आजकल। दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। जैसे मैंने कहीं लिखा है 7.5, तो ये जो पॉइंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? दशमलव। क्या बोल रहे हैं? दशमलव। ठीक है, तो ये 7.5 एक प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है। ये किसी ना किसी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार है। और हमने कल डिस्कस किया था कि जो परिमेय संख्या होती है वो एक P/Q के रूप में होती है। मतलब ऊपर एक प्राकृत संख्या, नीचे एक प्राकृत या पूर्णांक संख्या अपन कह सकते हैं। ऊपर भी एक पूर्णांक संख्या, नीचे भी एक पूर्णांक संख्या, और ऐसी संख्या बनती है, वो परिमेय संख्या बनती है। और परिमेय संख्या को अगर अपन भाग देकर सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आता है उसको अपन दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है। इसको ये अपन क्या बोल रहे हैं? दशमलव प्रसार। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, या और अपन लिखना चाहे तो 1.332 ऐसे, ये भी दशमलव प्रसार है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। अब अपन को जो समझना है कि दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे आज भी इस चक्कर में इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, दशमलव प्रसार समझ में नहीं आता। और जो प्रश्न बनता है ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बार वाला, अपन करेंगे उसको, और ऐसा करेंगे कि आप चुटकियों में उसको सॉल्व करोगे, ये मेरा विश्वास है। आप बने रहिए, बस लगातार बने रहिए। अपने जज्बे और जुनून को कम मत कीजिए। मैंने कल आपको बताया था, दीवार पे लिख लेना 23,700, लेवल 10, ग्रेड पे 3600, मास्टर तो अपन बनेंगे। समझ में आ गई बात? तो दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार के हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। नाम से स्पष्ट हो रहा है शांत, इसको वैसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब शांत का मतलब पॉइंट के बाद संख्या का खत्म हो जाना, पॉइंट के बाद संख्या का खत्म हो जाना, आगे वो संख्या बढ़ नहीं रही है, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात शेषफल कभी ना कभी जीरो बचेगा। शांत का मतलब P/Q करने पर शेषफल जीरो आना। जैसे मैंने लिखा 10/4, लगाइए भाग, ये 10, ये 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, दशमलव 0, 4 पंजनी 20, शेषफल क्या बच गया? 0। यहां पर ये इसके आगे संख्या नहीं आ रही है, मतलब खत्म, यानी कि शांत, यानी कि टर्मिनेट। मतलब शांत आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कुछ
हद तक जाता है या कुछ अंकों तक बढ़ता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, मतलब अगर अपन ऐसे p/q में कभी भाग लगाए तो अंत में हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। तो ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। जैसे इसके और उदाहरण लिखना चाहें अपन एग्जाम्पल के रूप में तो 7.56 लिख दिया है, या जैसे खाली 5 भी लिख दिया है, क्योंकि इसका मतलब होता है 5.0। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ये सारे जो है वो दशमलव प्रसार किस प्रकार के हो गए, शांत। अब अशांत जो है उसका एग्जाम्पल मतलब कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने 10 में किसका भाग लगा दिया, 3 का। लगा के देखो आप लोग, 10, चलो मैं लगाता हूं 3, 3 तिया 9, कितना बचा, 1, पॉइंट लगाया 0, वापस 3 तिया 9, कितना बचा, 1, पॉइंट ऑलरेडी है 0, 3 तिया 9, कितना बचा, 1। तो कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। मतलब यहां पर मैं बात लिख सकता हूं कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू का निशान है, मतलब शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के दशमलव प्रसार को अपन क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे ये इसका मतलब होता है 3.33333, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये इसका नोटेशन है, दशमलव के बाद कुछ अंक लिखेंगे और उसके बाद ऐसे डैश 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 करते जाएंगे। इसका मतलब अपन को समझ जाना है कि ये जो है वो अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। शांत में शेषफल क्या बच जाएगा, 0। अशांत में शेषफल क्या बच जाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, मतलब कभी भी 0 नहीं बचेगा। आगे बात समझ में? ये अशांत प्रकार का। अब अशांत में अपन को फिर से ध्यान रखना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अशांत में ये फिर से इसको 2 भागों में विभाजित किया है। कैसे? एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति। और एक होता है अशांत अनावर्ती। ध्यान से देखना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इस पूरे संख्या चैप्टर को छोड़ने का एकमात्र कारण ये दशमलव प्रसार होता है। और प्रश्न आएगा, मैं लिख देता हूं, अगर कोई ज्यादा होशियार है तो इसको सोल्व करें। 0.2 का बार प्लस 0.3 का बार प्लस 0.4 का बार क्या आएगा। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, √0.4 का मान क्या होगा। सॉल्व करें बेटा, ठीक है? ठीक है, चलिए। अशांत आवर्ती और अगला है अशांत अनावर्ती। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो इस दशमलव प्रसार से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ और बहुत अच्छा ले जाने वाले हो, और वो भी निःशुल्क। बस एक बार इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिनको पढ़ना है और दिल से पढ़ना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेन कॉपी लेकर बैठे, व्यवस्थित नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से अध्यापन करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। अशांत अनावर्ती यानी कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब इसके उदाहरण अपन देखें ध्यान से। जैसे ये 10/3 अपन ने सॉल्व किया था, तो ये दशमलव यानी कि पॉइंट, उसके बाद आप ध्यान से देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं मतलब अशांत आवर्ती। मतलब क्या, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, वापस से एग्जांपल लिखे, जैसे 10/3 है तो ये आएगा 3.3333333। अब जब अंकों का रिपीटेशन होता है तब जाकर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसको अपन कहते हैं बार।
बार का मतलब जो अंक रिपीट हो रहा है उस अंक के ऊपर ऐसे एक सीधी रेखा खींच देते हैं। मतलब इसको लिखने का एक और तरीका होगा, ये 3 जो दशमलव से पहले है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये दशमलव और रिपीट कौन सा अंक हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। जैसे कहीं पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 0.4 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब होगा 0.444444 ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे आपके सामने और लिखा हुआ आ जाएगा 7.52 और खाली बार किस पर है, 2 पर, तो इसका मतलब होगा 7.5222222222। समझ में आ गया, ये बार का मतलब समझाया। अब ऐसे देख लो 7.52 और पूरे के ऊपर बार है, इसका मतलब 7.52525252 मतलब 5 संख्या है वो रिपीट हो रही है। अच्छा मुझे पढ़ना आता है, ये 52 लिखा है ना, लेकिन दशमलव के बाद जब संख्या पढ़ी जाती है तो उसको एक एक अंक वाइज ही पढ़ा जाता है। अब अशांत अनावर्ती की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, अशांत अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी या अंक आएगा उसका रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने लिख दिया 1.414 ऐसे। वैसे बहुत से लोगों को पता होगा कि ये जो मान है वो √2 का होता है। वैसे ही √3, जैसे √2 का मान है ये, वैसे ही √3 का मान आएगा 1.732 ऐसे। तो पॉइंट के बाद जो अंक है वो रिपीट, सर ये 4 के बाद 4 आया, नहीं बेटा तुरंत आना चाहिए। 4 के बाद क्या आ गया यहाँ पे 1, फिर 4 आया, वो आ सकता है। रिपीटेशन का मतलब एक ही अंक का बार बार पुनरावृत्ति होना, यहां पर नहीं हुआ। ये 732 ये तो खैर सब अलग ही है। तो ये सब जो है वो कौन से प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है, अशांत अनावर्ती। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसको समझने के लिए पहले जो अपन को समझना है वो क्या है, दशमलव प्रसार। क्या समझना है अपन को, दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता है कि मतलब किसी संख्या का भाग लगाने के बाद जो आंसर आता है, हमारा उत्तर आता है, जो भागफल आता है, वो इस रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार से हम देखते हैं, एक शांत है और एक क्या है, अशांत है। शांत का मतलब जब हमने p/q रूप में किसी संख्या का भाग दिया है या इस प्रकार से किसी संख्या को हल किया है और हल करने के बाद हमारा शेषफल 0 आ जाता है, मतलब वो संख्या टर्मिनेट हो जाती है दशमलव के बाद, तो उसको अपन शांत कहते हैं। और अशांत मतलब कि उसका भाग लगाने के बाद कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अशांत टाइप का दशमलव प्रसार। अब अशांत में 2 प्रकार हमने फिर से देखे, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती मतलब दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन अशांत आवर्ती कहलाता है, और दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं, तो वो क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। तो मेरे हिसाब से आपको ये दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पर, धन्यवाद। वंदे मातरम।